Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल समाचार। अब हम फाइनेंशियल समाचार को एवरीडे आपके लिए लेके आएंगे, जिस लाइक फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये लेक्चर लाइव रहेगा और बाकी बचे हुए दिन में ये लेक्चर रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने आने वाला है। सो आज रिकॉर्डेड मैनर में हम लोग फाइनेंशियल समाचार के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी मैटर करेंगे, उन सबको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहली न्यूज और सबसे बड़ी न्यूज है, रिटेल इन्फ्लेशन जंप्स टू 6 मंथ्स हाई ऑफ 6.3%। नाउ ये न्यूज काफी चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे रहेगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई इंडिया का भी 6.3% पे गया हुआ है। नाउ इट्स 6.3%, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस साइन। वाई इट इज डेंजरस साइन? इसका रीजन ये, बिकॉज आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का टारगेट ये होता है दैट इंडियाज इन्फ्लेशन शुड बी 4% प्लस माइनस 2%। तो हम 4%, सॉरी, द इंडियाज इन्फ्लेशन कैन बी 2% से लेके, अगर हम करते हैं तो 2% से लेके 6% तक इंडिया का इन्फ्लेशन शुड बी देयर। बट नाउ इट इज ब्रीचिंग द टारगेट एंड इट इज गोइंग टू 6.3%। तो जो आरबीआई का कंफर्ट जोन था अप टू 6% का, इसको ब्रिज करके ये 6.3% पे गया है, एंड विच इज वेरी डेंजरस। लास्ट टाइम द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया वेंट high up to like 7%. It crosses 7% इन द मिड लास्ट टाइम, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो इसने 7% भी क्रॉस कर लिया था। आफ्टर दैट वी डिड अ वेरी गुड जॉब और इन्फ्लेशन काफी नीचे आया था। यू कैन सी ओवर ईयर इन्फ्लेशन हम 4% तक यहाँ तक लेके आए थे। देन अगेन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, देन अगेन वी वर एबल टू कर्ब इट अप टू द 4%, जो आइडियल हमारे लिए होता है। नाउ अगेन इट इज इंक्रीज। नाउ इंक्रीज होने का मेन रीजन है लॉकडाउन। लॉकडाउन जब लगेगा तो सप्लाई काफी हैम्पर होता है, एंड ड्यू टू हैम्पर इन सप्लाई द इन्फ्लेशन वेंट वेरी अप। यू कैन सी द पेट्रोल डीजल प्राइसेस, सो वो भी काफी हाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की है, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिलहाल ये आरबीआई के कंफर्ट जोन के बाहर गया। देखिए, जब भी आरबीआई का मेन पर्पस ये होता है कि इन्फ्लेशन को 4% तक लेके आना है, इसके मिड वे तक लेके आना है। अगर ये इसके 6% के टूवर्ड्स जाता है तो इसको 4% तक लेके आइए। अगर 2% की तरफ जाता है तो अगेन इसको 4% तक लेके आइए। नाउ इट इज क्रॉसिंग 6%, एंड विच इज अ वेरी डेंजरस साइन। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, डब्ल्यूपीआई भी 12.4% पे गया हुआ है। पर व्हेन इन द केस ऑफ डब्ल्यूपीआई देयर इज नो सच काइंड ऑफ टारगेट, देयर इज नो सच काइंड ऑफ मार्जिन। जैसे सीपीआई के लिए 4% प्लस माइनस 2% है, ऐसा डब्ल्यूपीआई के लिए हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है, बट इट्स वेरी हाई, डबल डिजिट में 12.4%. So this is a very very alarming sign for the country, for the government of India, that inflation is too high. Unfortunately, like every time when people used to react for the petrol price and diesel prices, we cannot see that much amount of reaction from the common people, and that's why the prices are still going up and up regarding these scenarios. Now the prices are going up, the people are giving reasons that the global prices are very high, but that is not the main reason. Actually, the taxes in India, the excise duty especially on the petrol and diesel, which is increasing, and petrol and diesel are such kind of commodities. If the prices of these commodities are increasing, automatically it will be having the impact, and it is having the impact on the other commodities, transportation, logistics, then on everything, and inflation can increase, and which we can saw the supply side constraints as well as the increasing prices of petrol and diesel is creating the main reason. Now, this target of 4% plus minus 2% was initially given by Urjit Patel committee. ये एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि कौन से कमेटी ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था कि 4% प्लस माइनस 2% ये इन्फ्लेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज उर्जित पटेल कमेटी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पढ़ाई पैकेज सेल हमारा स्टार्ट हुआ है। 299 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। अगर आप मोबीक्विक वॉलेट से इसको पे करते हो तो आपको इंस्टेंट यहाँ पे 20% ऑफ भी मिलने वाला है। ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक एक नया कंसेप्ट आपके लिए लॉन्च कर रही है, स्टडी।
स्टडी नाम का हमारा नया कंसेप्ट है। यहाँ पे आप ऑफलाइन तरीके से वीडियोस देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे, स्टडी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको डेटा मिल जाएगा। ये जो स्टडी हमारा कंसेप्ट है, ये स्टडी कंसेप्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको और जानने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस की, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की एक स्पेशल बैच चल रही है। इस बैच में अगर आपको एनरोल करना होगा यू कैन यूज दिस कोड। तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन या बाकी सारी चीजें वहां पे हम लोग कवर करेंगे। Okay, चलो आते हैं हमारे न्यूज के ऊपर। 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। लास्ट टाइम जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमिटी बनाया गया था, स्पेशली जो कोविड 19 की कमोडिटीज है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा सकते हैं। ये मीटिंग अभी उसके बाद वापस एक मीटिंग हुआ है, 44th जीएसटी काउंसिल मीट। पिछले 8 महीने में जीएसटी का एक भी मीटिंग नहीं हुआ था एंड नाउ जीएसटी के हार्डली 15 दिन के अंदर आप 2 मीटिंग्स देख रहे हो और दूसरे मीटिंग में काफी बड़े डिसीजंस लिए गए। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजंस, एग्जैक्टली क्या क्या डिसीजंस लिए गए। पर जो भी डिसीजन लिए गए वो कोविड 19 ओरिएंटेड है, जो 30th ऑफ सितंबर तक वर्क करेंगे, नॉट आफ्टर दैट। अगर उसके बाद वर्क करना होगा तो उसके लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अंडर द जीएसटी काउंसिल, व्हाट काइंड ऑफ decisions they have taken. GST council consists of 3 types of member. एक होते हैं हमारे केंद्रीय वित्तीय मंत्री, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगे। इनके अलावा यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ये भी एक पोस्ट वहां पे रहेगी। एंड थर्ड नंबर पे रहेंगे सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है उनका एक कमेटी बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ इस चीज में देखने के लिए कि कोविड 19 के मेडिकल सप्लाईज में किस तरीके से टैक्स में बेनिफिट दे सकते हैं। तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस थे, वही रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ने एक्सेप्ट किए। लेट्स सी, देखिए 20 नाउ द एम्बुलेंस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 28% टू 12%। एम्बुलेंस के ऊपर जो जीएसटी लग रहा था, बिकॉज एम्बुलेंस इज अ सर्विस, वो 28% तक जा रहा था, उसको 12% पे लेके आ गए। जीएसटी रेट फॉर द टेस्टिंग किट्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, इसको भी 12 से 5% कर दिया। रेट ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 5%, तो इसका भी प्राइस काफी हद तक कम हो जाएगा। देन टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स होता है, उसका भी हमने 18% से 5% कर दिया। एंड द पल्स ऑक्सीमीटर, इसको भी 5% तक हम लोग लेके आए हैं, सो विच इज अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट। देन डायग्नोस्टिक किट्स, जिसको 12% टू 5% पे लेके आए। देन इलेक्ट्रिक और द अदर फर्नेसेस यूज फॉर द क्रेमेटोरियम, इसको भी 5% पे लेके आया, जो पहले 18% पे था, बिकॉज डेथ्स काफी बढ़ गई है और जिससे हमारे कंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसलिए क्रेमेटोरियम जितने भी रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फर्नेस या फिर गैस फर्नेस यूज करनी होगी, उसका भी प्राइस कम कर दिया। नाउ सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, नो जीएसटी रेट वुड बी इम्पोज ऑन द कोविड रिलेटेड ड्रग्स इंक्लूडिंग द टोक्लिज्म एंड द एम्फोटेरिसिन बी। इसको काफी यूज हम लोग करते हैं, स्पेशली ब्लैक फंगस के लिए इन मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले इसके ऊपर 5% जीएसटी लग रहा था, अभी इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी के अंदर ही रहेगा, पर जीएसटी 0% है। देन हिपेरिन एंड द रेमडेसिविर की बात करते हैं, इसके ऊपर का जीएसटी 12% से 5% कर दिया है, एंड दैट इज अनदर सिनेरियो दे हैव मेंशन। सो दीस आर द सम थिंग्स दे हैव चेंज। नाउ वैक्सीन के ऊपर जीएसटी कम करने की काफी रिक्वेस्ट, काफी डिमांड हो रही थी, पर निर्मला सीतारमन जी और इवन द जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड कि वो हम लोग कम नहीं कर पाएंगे, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन रिड्यूस एंड वी रिड्यूस अदर स्टफ। सो दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर। नाउ लाइक 28 मई को जब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, तो ये जो जो रिलेटेड टू कोविड 19 गुड्स और कमोडिटीज थे, उनमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डिसीजन फाइनल नहीं हुआ था, बट 10 दिन का टाइम लिया गया। 10 दिन के टाइम में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटी ने उसके ऊपर सारा सोच विचार किया, अपने रिकमेंडेशंस दिए, एंड फाइनली जीएसटी काउंसिल एक्सेप्टेड दोज रिकमेंडेशंस। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कहां पे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चंस हर पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज कोविड 19 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएफआईज। हम लोग बात करते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हम लोग बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक कैप लगती थी इंटरेस्ट रेट को लेके, कि अभी कितने इंटरेस्ट रेट पे आप लोन दे पाओगे, कितने इंटरेस्ट रेट पे आप लोन नहीं दे पाओगे, ये कैप नॉर्मली लगती थी। अभी आरबीआई ने ये कैप हटा दी है, सो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने थोड़ा फ्रीडम दिया है वर्क करने के लिए। इसका फायदा ये होगा कि ग्राउंड लेवल पे देखिए, बैंक्स होती है,
या बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, ये अब बड़े लेवल पे काम करती है, पर जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाऊँगा या छोटे-छोटे लोन की हम लोग बात करते हैं, तो एमएफआईज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। कोई महिला को लोन चाहिए, किसी छोटे बिज़नेसमैन को लोन चाहिए, किसी गरीब इंसान को भी लोन चाहिए, तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल। तो ग्राउंड लेवल पे इनका प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेके काफ़ी कैप थी, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे। उन रेस्ट्रिक्शंस को अभी आरबीआई ने हटा दिया है, तो थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। रीज़न वही है बिकॉज़ इनके ऊपर काफ़ी इंडेटनेस आता है, इनके लोन्स बहुत जल्दी वापस नहीं आते, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा था, सो दे कैन अर्न मनी, दे कैन बी प्रॉफिटेबल बाय यूजिंग द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसे बैंक्स यूज़ करते हैं, और वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए क्या-क्या बैरियर्स हमने हटा दिए। कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर माइक्रो लोन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंडर। पहले सीन था, पहले केस ये थी कि लेंडर कौन है, उसके बाद बोरोवर कौन है, उसके हिसाब से अलग-अलग रूल्स अलग-अलग माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए थे। अभी सबके लिए सेम सेट ऑफ रूल्स आरबीआई क्रिएट करने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, माइक्रो लोन्स टू बी कैप्ड एट 50%। नाउ माइक्रो लोन्स टू बी कैप्ड एट 50% का मतलब ये है, जो भी इनकम है आपका, जो भी इनकम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, कि उसका 50% आप माइक्रो लोन्स के ऊपर वर्क कीजिए। बिकॉज अगर आप ज्यादा लोन देते हो आपकी इनकम से, यू आर गिविंग द 100% लोन, तो आपका जो इनडेटनेस है, जो आपके ऊपर बर्डन आया हुआ है, बर्डन कम करने के लिए काफी दिक्कत जाएगी। तो जो लोन्स है उनको 50% पे कैप कर दिया है। इंटरेस्ट रेट का कैप हटा दिया, पर लोन के टोटल अमाउंट के ऊपर कैप बिठा दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और lenders have to spell maximum average and the maximum rate। ना उनको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना रहेगा और एवरेज एंड मैक्सिमम रेट्स कितने रहेंगे। they have to tell everything, so lenders have to spell, means micro financial institutions को अपना उनका मिनिमम रेट क्या रहेगा, उनका एवरेज रेट क्या रहेगा और उनका मैक्सिमम रेट क्या रहेगा, ये बताना पड़ेगा। देखिए कैप तो नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, दे कैन इंक्रीज द रेट्स, बट दे हैव टू टेल, दे हैव टू इन्फॉर्म कि मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम रेट्स उनके क्या रह सकते हैं। नाउ कॉमन डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी कहा था, कॉमन सेट ऑफ रूल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आपको कॉमन डेफिनेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो भी इंपॉर्टेंट है, एंड नो प्रीपेमेंट पेनल्टी। नाउ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पेनल्टीज लगती थी, अगर आपके कोलैटरल्स आप पे नहीं करते हो, आपका इनडेटनेस काफी बढ़ता है, तो वो जो प्री पेमेंट ऑफ पेनल्टी थी उसको रोक दिया है। देखते हैं अगर जब डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त या फिर उनके ऑडिटिंग करते वक्त अगर कुछ दिखता है, कुछ प्रॉब्लम्स लगती है, तो पेनल्टी लगाएंगे, पहले से पेनल्टी कलेक्ट नहीं की जाएगी। सो इसका फायदा काफी ज्यादा होगा। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन वर्क वेरी ऑथेंटिकली एंड दे कैन वर्क विद अ वेरी वेरी ह्यूज फ्रीडम, एज वेल एज जो प्रॉब्लम आ रही थी ग्राउंड लेवल पे, वो प्रॉब्लम भी इसकी वजह से काफी कम हो सकती है। एंड दिस इज द सिनेरियो मेंशन ओवर हियर। चलो लास्ट न्यूज के ऊपर आता है, फेम टू अमेंडमेंट। फेम स्कीम हम सबको पता है। नाउ फेम स्कीम वी नॉर्मली यूज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच कम्स अंडर हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों कि फेम जो स्कीम है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेवी इंडस्ट्री है जिसके अंदर ये स्कीम वर्क करती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यू चेंजेस इन दिस फेम टू स्कीम। इसमें कुछ नए चेंजेस लाए गए, पर उसके पहले एक बार वापस एक बार बोल देता हूँ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फुल फॉर्म ऑफ फेम स्कीम। ये फेम स्कीम का फुल फॉर्म है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सेल को प्रमोट करते हैं अंडर हेवी इंडस्ट्री। अब ध्यान दीजिएगा, with the recent amendment on price side, the subsidies government aims to promote electric two-wheelers usage across the India. So electric two-wheeler का यूसेज हमें इंक्रीज करना है, इसलिए उसके प्राइस के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, रिडक्शन इन प्राइस विल हेल्प ईवी एडॉप्शन एंड स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट्स प्लान टू मेकिंग इंडिया एन इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बाय 2030। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था केवाड़िया नाम का जो प्लेस है गुजरात में, उसको हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाला सिटी क्रिएट कर दिया कि वहां पे मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेगी। वैसे इंडिया में बाय 2030 2030 तक पूरे इंडिया को हमें ई व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कंट्री क्रिएट करना है, एंड फॉर दैट रीजन ऑब्वियसली हमें प्रमोट करना पड़ेगा। तो अंडर फेम स्कीम जो टू व्हीलर्स है इनको हम लोग सब्सिडाइज रेट में प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग उसको खरीद सके। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट दिस ओला या फिर बजाज, इन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रिएट करना शुरू कर दी। बजाज चेतक आपको पता होगा, बड़ी फेमस उनकी स्कूटर हुआ करती थी, उस चेतक को अभी ई स्कूटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड ओला ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट है जो तमिलनाडु के अंदर एस्टेब्लिश कर रही है।
नाउ देखिए, अर्लियर सब्सिडी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वाज 10,000 and it has been increased to 50, rupees 15,000 a kilowatt, which nearly 40% of the vehicle cost. So now अभी इसको 15,000 तक का सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. पहले 10,000 सब्सिडीज थी डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल के किलोहर्ट्ज की हम लोग बात करते हैं उस कैपेसिटी तक. नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी और 5,000 का इजाफा यहाँ पे किया गया है. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो सब्सिडी मिलेगी वो कम से कम व्हीकल कॉस्ट के 40% सब्सिडी आपको मिलने वाली है. 40% सब्सिडी इज टू मच. इज लाइक रियली वेरी गुड अनाउंसमेंट डन बाय दैट. सो इससे काफी सेल बढ़ेगा ऐसा उनका कहना है. सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर इलेक्ट्रिक बसेस एंड द थ्री व्हीलर्स ऑन लार्ज स्केल. नाउ टू व्हीलर, ये तो सब्सिडी टू व्हीलर्स के लिए दी जा रही है ताकि कॉमन लोग उसको खरीद सके. बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिक बसेस और थ्री व्हीलर्स को प्रोक्योर करेगा लार्ज स्केल खुद के पर्पस के लिए. सो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस किसी को भी बसेस की जरूरत पड़ती है या थ्री व्हीलर्स की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज दैट प्रोक्योरमेंट वो करेगा. देखिए, ESL विल बी डायरेक्टेड टू प्रोक्योर 3 lakh electric rickshaws and has been told to aggregate demand for the electric buses across the 9 major cities, namely Surat, पुणे, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु. ये पॉइंट याद रखना. जो बसेस गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी उन बसेस को इन 9 मेजर सिटीज में यूज करने की बात की है. और रिक्शाज, जो थ्री व्हीलर्स की हम लोग बात करते हैं, वो भी गवर्नमेंट यूज करेगा. नाउ अब स्कीम जो फेम स्कीम की हमने बात की थी, फेम स्कीम को लॉन्च इसीलिए किया गया कि इंडिया में हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इनका सेल इंडिया में अच्छी तरीके से बढ़ सके. उसमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए इसको हमने स्टार्ट किया था. कि हेवी इंडस्ट्री के अंदर स्कीम आती है. अगेन ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें कवर होती है. तो ये केवल व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं है, इन व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, व्हीकल को लोगों तक ले जाने के लिए, प्लस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इसमें काम करने के लिए भी इसको बनाया गया है. नाउ गाइस, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, जहां पे हम लाइव बात करेंगे कल के दिन, वेडनेसडे के दिन, वहां पे वी हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट द अदानी स्टॉक्स क्रैश, बिकॉज अदानी इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम चल रही है, विल टॉक अबाउट दैट इन लाइव लेक्चर. मैं आज भी कवर करने वाला था पर लाइव लेक्चर में कवर करने में और थोड़ा ज्यादा मजा आएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वेडनेसडे का, फाइनेंशियल समाचार का, उसकी शुरुआत ही हम लोग अदानी स्टॉक्स के वो जो र्यूमर्स थे उस र्यूमर के साथ स्टार्ट करेंगे. सुचिता दलाल, ये नाम बड़ा फेमस है, बड़ी फेमस जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी एक कुछ ट्वीट डाला था अदानी इंडस्ट्रीज को लेके. उसके बाद शेयर्स की वैल्यू भी काफी डाउन गई थी. सो ये सारा जो फियास्को था, विल डिस्कस अबाउट दैट फियास्को इन वेडनेसडेज लाइव लेक्चर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा. और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में 9:30 बजे फाइनेंशियल समाचार. तब तक के लिए बाय बाय. बाय.